सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में अंक में मैं एक ऐसे शासक के बारे में बतला रहा हूँ जिसका चरित्र विरोधाभासी था। एक तरफ तो वो बेहद ही क्रूर था, जनता का खून बहाने में उसको आनंद आता था, तो दूसरा तरफ सबसे ज्यादा शिक्षित था। तीसरा वो उपहार देना ज्यादा पसंद करता था। तो फिर वो दरबार में रोजाना कैदियों, जिसमें शेख भी होते थे, काजी भी होते थे, अन्य व्यक्ति भी होते थे, जिनका वध करवाता था, जिनको कठोर दंड देता था, कठोर सजा देता था। विचित्र विरोधाभास इसके दिमाग में चला करता था। ऐसे इतिहास के में ऐसे भी शासक आपको मिलेंगे जिसके बारे में जान करके आपको बड़ा ही रोचक आनंद आएगा। तो इसमें देखिए कि इस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मूल इसका नाम पहले जूना खां था, बाद में इसने अपना नाम बदल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नामों से ये गद्दी पर बैठा। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। 1325 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और इसके बारे में और आपको मैं जानकारी दूं कि ये एक शक के आधार पर अपने एक भाई का कत्ल करवा दिया। इस भाई का नाम जो था मसूद था। छोटा सा शक के आधार पर। इसके पूर्व में तो इसका रिकॉर्ड आप जानते ही हैं कि खराब है कि इसने संभवतः अपने पिता के स्वागत में बनाए गए लकड़ी के महल में इसके पिता के दब करके मृत्यु हुई और इसके एक भाई की भी मृत्यु हुई, जो कि आप जानते हैं। तो पूर्व का तो रिकॉर्ड इसका खराब था। अधिकांश इतिहासकार इस पर यह आरोप लगाते हैं। एक और भाई का इसने सिर्फ शक के आधार पर इसका कत्ल करवा दिया। इसके बाद ये शेख और काजियों को भी और जो अच्छे व्यक्ति थे उनको भी जरा सा भी यदि शक की गुंजाइश हो तो उनका भी वध कराने से ये चूकता नहीं था। तो इस तरह का ये शासक था। और व्यक्तित्व में खास बात ये थी, ये सबसे शिक्षित शासक था दिल्ली सुल्तान का। एक पढ़ा लिखा शासक, उसको तो ज्ञानी और विवेकी होना चाहिए, उसको तो दयावान होना चाहिए, लेकिन ये एक अलग तरह का सोच का था। ये सब जानकारी जो दिया वो था इब्न बतूता नाम का एक यात्री। इब्न बतूता के बारे में जाने कि इब्न बतूता मूलतः मोरक्को का रहने वाला था। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान था। ये 21 वर्ष से ही घूमना शुरू कर दिया था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये 52 देश का चक्कर इसने लगाया था। इसी घूमने के प्रसंग में ये भारत में सिंध के तरफ से प्रवेश करता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इब्न बतूता का जन्म 1304 में अफ्रीका के मोरक्को में हुआ था। और जब ये भारत आया तो आने के साथ ये आया है 1333 ईस्वी में। उस समय शासक मोहम्मद बिन तुगलक, पता लगा ये वहां पर था नहीं, तो इसने दूर से ही आगंतुक को ये स्वागत करता था। विरोधाभासी चरित्र का था। इसका दिमाग में अलग अलग पैटर्न सिग्नल्स वो आते थे। तो आगंतुक जो विदेशी आए तो इनको इसने 6000 टंका उपहार में दिलवाया। जब ये दिल्ली के निकट पहुंचे उसके पहले ही इसने 3 गांव इब्न बतूता को दिया। चूंकि ऐसा मालूम हुआ कि ये विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, इसको घूमने में आनंद आता है, कई देश की जानकारी इसके पास है, तो 3 गांव दिया। जब दिल्ली के और निकट आया तो इसने 2 गांव और दिया, और जिससे इसको 5000 टंका प्रति वर्ष की आमदनी होती थी, जो उसमें बहुत बड़ी आमदनी थी। जब इससे इसको भेंट हुई मोहम्मद बिन तुगलक को, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 1342 ईस्वी में, या 1300 आप कह लें कि 1334 ईस्वी के आसपास इसको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी एक जज के इक्विवेलेंट का पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि ये काजी बनने के लिए तैयार नहीं था, ये काजी बनना नहीं चाहता था। इसका ये कहना था कि
मैं इतने बड़े कार्यों को दूसरे देश का व्यक्ति हूं, भारत में तो कम से कम नहीं कर पाऊंगा। तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप में विद्वता की खान है, आपको मैं सहायता के लिए इनको सहायता के लिए असिस्टेंट दिया और सेवक इनको 10 हिंदू दास पहले ही दे दिया था। तब ये करने के लिए तैयार हुआ और दिल्ली के काजी पद पर लगभग इसने 8 वर्ष के आसपास इसने काम किया। फिर 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेज दिया राजदूत के रूप में चीन। हालांकि जिस काम के लिए भेजा था वो चीन में सफल नहीं कर पाया, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। फिर ये वापस आकर के केरल तट पर आया और फिर अरब की ओर निकल गया। इसने ही अपनी यात्रा वृत्तांत, एक इसकी पुस्तक रेहल्ला है, कुछ पुस्तक में किताबुल रेहल्ला भी लिखा जाता है, जिसके बारे में इसने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इससे इतिहास पर अच्छा प्रकाश भी पड़ता है। तो ये तो इब्न बतूता का प्रसंग था। इसके बाद आइए कि इसको इतिहासकार पगला शासक भी कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को। कुछ इतिहासकार इसको भाग्यहीन आदर्शवादी शासक भी कहते थे। क्यों पगला शासक कहते थे, जबकि ये तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा शिक्षित शासक था? कुछ तो कारण रहा होगा। तो ये जाने कि इसके लिए गए निर्णय पर जब विचार करेंगे, जानेंगे, आपको आश्चर्य होगा। इसका निर्णय जो निर्णय लिया वो ठीक था, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन गलत थी, उसको लागू करने की नीति गलत थी। क्या वो जनता, अमीर, ऊंचे वर्ग को समझा नहीं पाया, सरदार सूबेदार को समझा नहीं पाया, जिसके कारण इसकी सभी लाई गई स्कीम फ्लॉप कर गई। या फिर इसकी स्कीम जो थी या लिया गया निर्णय वो समय से पूर्व लिया गया आदर्शवादी निर्णय था। एक निर्णय आप देखें कि वो निर्णय था कि ये दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करके, यहां से राजधानी परिवर्तन करके और देवगिरी, जिसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा, इस बीच की दूरी 700 किलोमीटर की दूरी, और इसने राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद पर बनाने का सोचा। और ये जो भी सोच लेता था उसके आगे क्या नुकसान होना था, दूरदर्शी सोच का बिल्कुल नहीं था। और ये एक बार ठान लेता था ये करना है तो करना है, लेकिन इसके आगे पीछे ये कुछ सोचता नहीं था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का जब निर्णय लिया तो बीच में मध्य प्रदेश का जंगल, जनता यहां से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि दिल्ली उसमें समृद्ध था। अब इसको परिवर्तन की इच्छा क्यों हुई ये भी जान लीजिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसको मंगोल के आक्रमण से डर लगा करता था जो इधर से होता था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दिल्ली के आम जनता को न कहे, बल्कि दिल्ली के कुछ ऐसे लोग थे जो बराबर इसको चिट्ठी लिखा करते थे जिसमें इसको अपमानजनक बातें लिखा करते थे। इसलिए दिल्ली के लोगों को मजा चखाना चाहता था, दिल्ली के लोगों को चाहता था कि इसको कुछ हम सबक दें, ऐसा इसको हम प्रताड़ित करें कि इसका दिमाग ठिकाने में आ जाए कि ये हमको जो चिट्ठी लिखा करता है। 700 किलोमीटर, शुरू में जनता राजी नहीं हुई, लेकिन इसने ऐसा कहा कि प्रत्येक को आना है और जल्दी आना है। आश्चर्य कीजिएगा कि एक बीमार व्यक्ति जो आने में असक्षम था उसको इसने दंड के रूप में मौत की दंड दे दिया। एक बीमार व्यक्ति जो आने में असक्षम था उसको इसने सैनिक से भिजवा करके खिंचवा करके लाया। हालांकि इसका सोच ये भी हो सकता है कि ये दौलताबाद केंद्र में था, यहां से ये चारों तरफ का शासन अच्छा से कर सकता था, ये भी सोच हो सकता था। लेकिन यहां पर इस निर्णय में इसको सुधार ये करना चाहिए था कि पहले यहां पर व्यापारी, पदाधिकारी, इसके बाद दुकानदार, इसको बुलाना चाहिए था। जनता को धीरे धीरे कहना चाहिए कि आप स्वेच्छापूर्वक आए तो ये निर्णय सफल होता। लेकिन जब ये 1326 ईस्वी में इसने ये निर्णय लिया था, जब इसको 1335 ईस्वी आते आते तक पता चल गया, क्योंकि पहले राउंड में ही जब दिल्ली से जनता, वृद्ध, रोगी जितने भी थे वो दिल्ली से दौलताबाद की ओर आ रहे थे, इतनी लंबी दूरी आने में लगभग 1/4 बीच में ही मर गए, रोगग्रस्त होकर के। कुछ को जंगली जानवर खा गया, सांप काट लिया, बीमार पड़ गए, ये मर गया।
फिर जब जनता यहाँ आई तो इसको महसूस हुआ कि जनता को मन नहीं लग रहा, जनता को अपनी दिल्ली की याद सता रही है। ये जब महसूस किया तो फिर इसको ये यहाँ पर जिस भावना से सोच करके आया था वो भावना इसकी पूरी नहीं हुई, तो फिर इसने वापस यहाँ से जाने का निर्णय लिया। कैसा इतिहास में शासक जो अपने ही निर्णय को जनता को कष्ट दे करके अब फिर पलटने का निर्णय लिया। अब जनता फिर परेशान कि जो वृद्ध पुराण बचे हुए थे इधर से आने में, उनको फिर वापस जाने का आदेश दिया, जबरदस्ती आदेश दिया। और इसमें इतना क्रूर था कि आदेश न माने तो फिर जान बचना मुश्किल। परिणाम हुआ कि आधा से ज्यादा वृद्ध पुराण और कुछ तो युवक भी साफ हो गए बीमार होकर के, कि कुछ को तबीयत खराब हो गया और कुछ यहाँ पहुंच ही नहीं सके, समाप्त हो गए। लेकिन दिल्ली तो जाना ही था। तो इस तरह से इसका राजधानी परिवर्तन का अभियान बुरी तरह से असफल रहा। फिर अगला इसका दूसरा जो निर्णय हुआ ये भी असफल रहा, सांकेतिक मुद्रा का चलन। 1329-30 में इसके मन में विचार आया कि जनता के पास जो अधिकांश सोना और चांदी है, क्यों ना हम इसको राजकोष में पहुंचा ले, इससे एक विशाल सेना बनाए, हमारा इससे राजस्व भी अच्छा हो जाएगा। और ये इसका सोच गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन और इसके लिए उसने कहा कि ठीक सोना चांदी के मूल्य के बराबर सिक्का, तांबे और कांसे का सिक्का राजकोष से आप ले ले और सोना चांदी दे दे। और इसका आदेश तो तुरंत होता था, लेकिन इसने गंभीर भूल यह कर दी कि दोनों का वैल्यू बराबर था और वैल्यू बराबर की स्थिति में, लेकिन सिक्का जो इसने नया जारी किया तांबा और कांसा का, वो बिल्कुल सामान्य सा सिक्का था, ना उसमें कोई जटिल प्रतीक था, ना उसमें कोई जटिल चिन्ह था। परिणाम हुआ कि जनता ने सोना और चांदी को स्वयं दबा लिया और जाली सिक्का कांसा और तांबे का तैयार कर लिया। इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि उस काल में प्रत्येक घर में टकसाल खुल गई थी और राजकोष में इसका सोना चांदी नहीं के बराबर आया और सोना चांदी गायब भी हो गया और तांबा का ढेर लग गया। इस तरह से इसका सांकेतिक मुद्रा का यह चलन बुरी तरह से असफल हो गया और ये इसके राजस्व व्यवस्था पर भी एक बोझ बन गई। इसलिए इसको इतिहासकार धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं कि इसने ऐसा निर्णय लिया कि धनवान सब माल पीट करके सोना चांदी अपना बना लिया और तांबा का सिक्का और कांसा का सिक्का निकाल करके और उसको सरकार के राजस्व में, सरकार को टैक्स में दे दिया और उसको चला भी दिया, बाजार में चला भी दिया। इसलिए धनवान का राजकुमार कहा जाता है। तीसरा जान लीजिए जो खुरासान का अभियान। खुरासान इधर की तरफ, ये मध्य एशिया में। इसका मूल कारण था कि मोहम्मद तुगलक खुरासान अभियान, एक राजा था, उसका नाम था तमाशा रीन, और मिस्र के सुल्तान के साथ इसने एक संगठन बनाया था। इस संगठन में खुरासान के शासक अबू सैयद को सबक सिखाना चाहता था। अबू सैयद के विरुद्ध ये मिल बैठ करके ये फैसला हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक आप इस पर आक्रमण कीजिए, हम लोग साथ देंगे। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, ये 3,70,000 सैनिक को एक वर्ष पूर्व में एडवांस दे दिया, क्योंकि सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे, खुरासान जाना नहीं चाहते थे। तो सैनिक में मनोबल और जोश भरने के लिए इसने एक वर्ष का अग्रिम एडवांस दे दिया। अगले साल ऐसा हुआ कि खुरासान से संभवतः कोई ऐसी परिस्थितियां बदली मध्य एशिया में, खुरासान से युद्ध की जरूरत ही नहीं रह गई। हो सकता है खुरासान के शासक से इसका कोई संधि हो गया, परिस्थितियां बदल गई। ये तमाशरीन जिसके साथ किया था, हो सकता है यही दुश्मन हो गया होगा। अब इसने सैनिक को कहा कि एडवांस जो तुमको हम दिए थे लड़ने के लिए वो लौटाओ। सैनिक ने कहा एडवांस कहां से लौटेगा, एडवांस तो एडवांस है, वो खर्च हो गया। आप कहे यदि हम ना लड़े तो दोषी। यहां पर भी इसका बहुत बड़े राजस्व का नुकसान, पैसे का नुकसान, अपार धन की क्षति हुई। चौथा था कराजिल का अभियान। कराजिल का अभियान ये पड़ता था दिल्ली सल्तनत और चीन के बीच में स्थान पड़ता था। कराजिल जाने के लिए बड़ा ही दुरूह रास्ता था, बड़ा ही कठिन रास्ता था। बीच में पहाड़ पड़ता था, ऊंचाई पड़ता था, जंगल पड़ता था। इसने इसका मन में निर्णय हुआ और इसने सैनिक को सीधे जंगल में घुसा दिया
बिना उसको पूरा रणनीति बताए हुए, बिना उसको रास्ता का पूर्ण जानकारी दिए हुए, बिना उसको अपनी प्लानिंग का पूर्ण रूपेण उसको प्लानिंग के बारे में पूर्ण बताया भी नहीं और जबरदस्ती उसको घुसा दिया। परिणाम हुआ कि साल भर के बाद कराजील से, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, कि लाखों सैनिक को भेजा और उधर से वापस 3 सैनिक आए। हालांकि ये किंवदंती हो सकता है, अतिशयोक्ति हो सकता है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे, फिर ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी, सैनिक को इस बात का अभ्यास नहीं था, पूर्व में अभ्यास नहीं कराया गया था, पूर्व में जानकारी नहीं दी गई थी, व्यापक सैनिक का नुकसान हुआ। इन सब बातों से ये पता चलता है कि ये कैसा अदूरदर्शी शासक था जिसका हर लिया गया फैसला कमोबेश वो असफल हुआ, जबकि फैसला अच्छा था। एक और फैसले के बारे में जानिए कि दुआब में कर की वृद्धि कर लिया। दुआब क्या था कि जैसे एक गंगा जी जैसे यहाँ जाती थी तो, और यहाँ से यमुना आती थी, तो गंगा जी और यमुना के बीच जो ये क्षेत्र था इसको दुआब कहते हैं। जहां 2 नदियां मिलती है उसके बीच के क्षेत्र को दुआब। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, किसान मन लगा करके उसमें उपज लेते थे, लेकिन इसके मन में क्या आया कि वहां से वो इसका लोभ ज्यादा पकड़ लिया। उसने उस बीच के स्थान का, गंगा यमुना के बीच के दुआब का कर 2 गुना कर दिया। अब 2 गुना कर दिया, अब किसान परेशान, वो कर दे नहीं पा रहे थे, उसी बीच में अकाल चला आया। लेकिन इसने जबरदस्ती कर वसूलवाया, बहुत सारे किसान मर गए अकाल के कारण। बहुत सारे किसान यहां से अपनी खेती छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। परिणाम था कि कर बढ़ा करके वो राजस्व बढ़ना चाहता था और उल्टा उसको नुकसान ही हुआ। ये भी इसका निर्णय असफल हो गया। इसलिए इतिहासकार इसको पगला शासक कहते हैं, ऐसा क्रूर शासक कहते हैं जिसको जनता के तकलीफ और विपत्ति से बहुत ज्यादा मतलब न रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सारा काम गलत ही किया, कुछ काम अच्छा भी किया। अब अच्छे काम में जानिए, इसने एक दीवान एक वो ही विभाग बनाया। ये कृषि से संबंधित विभाग था। ये किसान को एक ऋण देता था, उसका नाम था तकाम। ये किसान के सहायता के लिए ऋण इसने देना शुरू किया। इसके बाद बीज और हल के लिए इसने सोनधर ऋण ये देना शुरू किया, ताकि किसान सही समय पर बीज खरीद सके और हल का इंतजाम कर सके। खुतबा और सिक्का जो इसने ढलवाया, तो ये खलीफा जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज अपने आप को दावा करते थे, प्रायः हर मुस्लिम सुल्तान उससे स्वीकृति लेने के लिए उनकी प्रशंसा क्या करते थे, तो सिक्का पर उनकी आकृति ढलवाया, खलीफा की आकृति बनवाया बाद। इसके बाद ये पहला सुल्तान था जो कि अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती और बहराइच जगह है जिसके सालार महमूद गाजी, ये सब पीर संत थे, इनके कब्र पर यह गया था। तो इसमें धार्मिक सोच जरूर थी, ऐसा नहीं था ये धर्म के प्रति बिल्कुल मदान था, इतना जरूर था कि धर्म सहिष्णु था। इसके बाद ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था, विशेष करके इसको होली में अभिरुचि थी और ये खुल करके भाग लेता था। ये इसके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय था। यहीं पर विरोधाभासी लगता है, एक तरफ क्रूर, एक तरफ अपने भाई को मार दिया, एक तरफ कई जनता का खून बहाया और एक तरफ हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। ये विद्वान सबसे ज्यादा था, लेकिन विद्वान था लेकिन दिमाग में ऐसा इसका कड़कपन था जिसको क्रैक भी कर सकते हैं। दरबार में ये जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजेश्वर का स्वागत किया था, इनको आश्रय भी दिया था। इसके बाद तो जब इसका प्रशासन डगमगाया, जब इसका शासन अच्छा निर्णय इसका फ्लॉप गया, तो उस परिस्थिति में दक्षिण में कई विद्रोह हुए। कुछ इतिहासकार कहते हैं 21 विद्रोह हुए, कुछ इतिहासकार कहते हैं 27 हुए,
लेकिन उसी बीच के अवधि में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने इस मुगल साम्राज्य से उसको अलग कर दिया। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह वो भी अलग हो गया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। तो दो अच्छा क्षेत्र मुगल नहीं कहेंगे, क्षमा चाहता हूं, दिल्ली साम्राज्य से अलग हो गया, आकार भी अब छोटा होने लगा। इस समय फिर ऐसा हुआ कि इधर की तरफ एक स्थान था सिंध के तरफ ठट्टा, इधर की तरफ विद्रोह हुआ, ये दिल्ली से इधर की तरफ गया 1351 ईस्वी में, वहीं पर बीमार पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बारे में इतिहासकार ने बड़ा रोचक बातें कही हैं। एक बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, और बर्नी ने कहा कि अंततः लोगों को मुक्ति मिल गई ऐसे सुल्तान से। इतिहासकार इसको पगला शासक भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको भागहीन आदर्शवादी भी कहते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी से परिपूर्ण लगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें और इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।